दोस्तों ये फिल्म एक बैंक डकैती नहीं है बल्कि एक परफेक्ट माइंड गेम है। इसकी खासियत यह नहीं है कि कितना पैसा चुराया बल्कि यह कि इसे अंजाम किस तरह दिया गया। ऐसी बेदाग प्लानिंग जिसने पुलिस को पूरी तरह हैरान कर दिया। कहानी शुरू होती है डॉल्टन रसल से जो कैमरे में देखकर कहता है, मैंने हाल ही में एक परफेक्ट बैंक रॉबरी प्लान की है। डॉल्टन और उसकी टीम मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक पहुंचते हैं। वॉल स्ट्रीट की भीड़भाड़ वाली सुबह वे पेंटरों का भेष धारण कर आते हैं। ओवरऑल पहने, हाथों में पेंट के डब्बे लिए इतने आम लगते हैं कि किसी की नजर उन तक नहीं जाती। जैसे ही डॉल्टन बैंक में प्रवेश करता है उसका शांत स्वभाव अंदर होने वाले हंगामे को छिपा देता है। चंद सेकंड में वह सिक्योरिटी कैमरे बंद कर देता है और उसकी टीम दरवाजों को लॉक कर देती है, जिससे सभी अंदर फंस जाते हैं। अचानक मचे डर और अफरा तफरी के बीच कर्मचारी और ग्राहकों को बंदूक की नोक पर जमीन पर लेटा दिया जाता। चोरों की तेज और नियंत्रित हरकतों से साफ था कि उन्होंने हर परिस्थिति के लिए तैयारी कर रखी है। बाहर खड़ा एक पुलिसकर्मी धुएं को देखता है और सोचता है कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ। तभी डॉल्टन दरवाजे पर आता है और ठंडे लहजे में कहता है, मेरे पास बंदूक है और अगर पुलिस आगे आई तो मैं उन्हें मार दूंगा। अधिकारी तुरंत बैकअप बुलाता और देखते ही देखते बैंक चारों ओर से पुलिस और सायरनों की आवाजों से घिर जाता है। भीड़ जमा होने लगती है और मीडिया में खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच बैंक का मालिक आर्थर केस खबर सुनता है। सामान्यतः बेहद आत्मविश्वासी दिखने वाला आर्थर इस बार घबराहट छिपा नहीं पाता। उसे चिंता पैसों की नहीं बल्कि बैंक के अंदर रखे गुप्त सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की है, जिसमें उसका पुराना और खतरनाक राज छुपा है। वह तुरंत चालाक और निर्दयी मैडलिन व्हाइट से संपर्क करता है, जो मुश्किल हालात को संभालने में माहिर है। आर्थर उससे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की रक्षा करने की गुजारिश करता है, लेकिन असली राज क्या है वो उसे बताने से कतराता है। उधर पुलिस की तरफ से अनुभवी डिटेक्टिव कीथ फ्रेजर और बिल मिचेल को वार्ता के लिए भेजा जाता है। फ्रेजर तेज दिमाग वाला लेकिन दबाव में फंसा इंसान है, क्योंकि उस पर पहले ही एक फ्रॉड का आरोप लगा है। अब वह इस केस से खुद को साबित करना चाहता है। बैंक के अंदर डॉल्टन अपनी चालें बेहद सटीक ढंग से चलता है। सबसे पहले वह बंधकों को कर्मचारी और ग्राहकों में बांट देता है। सभी से मोबाइल और चाबियां जमा करवा लेता है। जब एक कर्मचारी झूठ बोलता है कि उसका फोन घर पर ही रह गया, डॉल्टन तुरंत उसके ऑफिस में जाकर फोन निकाल लाता है और सबके सामने उसकी बेरहमी से पिटाई कर देता है। इसके बाद सभी के मन में डर बैठ जाता है। इसके बाद वह सब बंधकों को कपड़े उतारकर एक जैसे जंपसूट और मास्क पहनने पर मजबूर करता है। अब कोई यह नहीं पहचान सकता कि कौन लुटेरा है और कौन बंधक। डर और भ्रम में सबके चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। तभी एक बुजुर्ग कर्मचारी को दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस होता है। डॉल्टन उसे बाहर जाने देता है, ये जानते हुए कि मेडिकल इमरजेंसी उनके प्लान में गड़बड़ी ला सकती है। बाहर पुलिस उससे पूछताछ करती है और वो बताता है कि बैंक के अंदर 4 हथियारबंद लोग हैं और वे सचमुच किसी को मार सकते हैं। पुलिस अब और भी दबाव में आ जाती है, लेकिन अंदर डॉल्टन और उसकी टीम पैसों या गहनों को लूटने पर ध्यान नहीं दे रहे। उनकी हर हरकत से लगता है कि असली मकसद कुछ और ही है, जो धीरे धीरे सामने आने वाला है। जानकारी मिली, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी। हालात और बिगड़ गए क्योंकि बैंक के अंदर की निगरानी कैमरों की फुटेज पूरी तरह बेकार। डकैत अंदर घुसते ही उन्हें बंद कर चुके थे। डेरिस ने माना कि वे बिल्कुल अंधेरे में काम कर रहे हैं। मिशेल सुराग पाने के लिए डकैतों की वैन की तरफ ध्यान देता है, जिसमें बंधकों ने बताया था कि वे पेंटरों के कपड़े पहनकर आए थे। वह फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश करता है, हालांकि उसे शक है कि यह गाड़ी चोरी की है और इसमें कुछ खास सबूत नहीं मिलेंगे। इस बीच बेचैन फ्रेजर बैंक में फोन करता है, लेकिन डॉल्टन फोन उठाने की जहमत तक नहीं करता। थोड़ी देर बाद डकैत एक और बंधक को छोड़ देते हैं, इस बार एक अरब मूल के शख्स को, जिसके सीने पर उन्होंने एक नोट बांधा हुआ था। पुलिस जब उसे बाहर निकालती है तो हालात बिगड़ जाते हैं। अफसर उसे शक की निगाह से देखते हैं और आतंकवादी समझकर पकड़ लेते हैं। भीड़ के सामने यह तमाशा पुलिस के लिए शर्मिंदगी बन जाता है। बाद में पूछताछ में वह शख्स गुस्से में बताता है कि अंदर 4 डकैत हैं और अब भी 20 से 30 बंधक मौजूद हैं। उसके सीने पर बंधे नोट में लिखा कि रात 9 बजे तक 2 बसें और 1 हवाई जहाज उपलब्ध करा दिया जाए, वरना हर घंटे एक बंधक मारा जाएगा। डॉल्टन ने यहाँ तक दावा किया था कि बैंक में प्लास्टिक विस्फोटक भी लगे हुए हैं, लेकिन फ्रेजर शांत रहता है और अपनी टीम से कहता है, जब तक हमसे सीधी बात नहीं करेगा
उन्हें कुछ नहीं मिले, एक कप कॉफी भी नहीं। इस बीच हालात और पेचीदा हो जाते हैं जब बैंक के मालिक आर्थर केस खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उनकी मौजूदगी सबको शक में डाल देती है। आखिर उन्हें इतनी चिंता क्यों है? फ्रेजर और डेरिस उनसे सीधा सवाल करते हैं, लेकिन केस मूल जवाब देकर निकल जाते। बैंक के अंदर डकैत अगली चाल चलते हैं। वे बंधकों के लिए खाना मंगवाते हैं। पुलिस इसे सुनहरा मौका मानती है। वे पिज्जा डिलीवरी में एक पेन जैसी रिकॉर्डिंग डिवाइस छिपा देते हैं जो थोड़ी देर की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकती थी। डकैत बिना शक किए खाना ले लेते हैं और पुलिस बेसब्री से रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, लेकिन आवाज किसी अज्ञात भाषा में थी। पहले पुलिस को लगा कि यह रूसी है, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। फ्रेजियर यह रिकॉर्डिंग बाहर लाउडस्पीकर पे चलवाता है ताकि कोई इसे पहचान सके। भीड़ में एक मजदूर बताता है कि यह अल्बानियन भाषा है। पुलिस उसकी पूर्व पत्नी को बुलवाती है जो अल्बानियन है। वह रिकॉर्डिंग सुनकर हंस पड़ती है और बताती है कि यह कोई बातचीत नहीं है, बल्कि अल्बानिया के पुराने तानाशाह एवर हॉक्सा का भाषण है। यानी डकैतों ने पुलिस को धोखा देने के लिए नकली रिकॉर्डिंग चलाई थी। फ्रेजर और मिशेल समझ जाते हैं कि सामने वाला साधारण चोर नहीं, बल्कि बेहद चालाक और योजनाबद्ध दिमाग वाला व्यक्ति है। डॉल्टन और उसके साथी आखिरकार अपनी चाल चल वे तिजोरी खोलते हैं और वही दस्तावेज निकलवाते हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। कागजात के साथ वे हीरे और कीमती सामान से भरा एक डिब्बा भी उठा लेते हैं। डाल्टन बड़ी सावधानी से दस्तावेज अपनी जेब में रख लेता है। यह डकैती का असली निशाना था, जबकि उसका साथी बॉक्स को सील कर देता है। इसी दौरान न्यूयॉर्क के मेयर कमांड सेंटर पहुंचते हैं। उनके साथ है रहस्यमयी मैडेलिन व्हाइट, जिसे बैंक चेयरमैन आर्थर केस ने बुलवाया था। मैडेलिन बहुत संयमित लेकिन तेज दिमाग वाली है। वह अपनी भूमिका को आधे अधूरे शब्दों में समझाती है, लेकिन डिटेक्टिव फ्रेजर उसके इरादे पर शक करता है और उसकी दखल अंदाजी का विरोध करता है। माहौल में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि मेयर और मैडेलिन दोनों इशारों में उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने सहयोग न किया तो परिणाम गंभीर होगा। आखिरकार डॉल्टन फोन उठाता है और पहली बार सीधे फ्रेजर से बात करता है। बातचीत में तनाव साफ छलकता है। डॉल्टन अपनी मांगे दोहराता है और धमकी देता है कि अगर उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता है तो वह बंधकों को मार डालेगा। फ्रेजर कोशिश करता है कि उससे कुछ और जानकारी हासिल कर ले, लेकिन डॉल्टन हर बार गोलमोल जवाब देता है और वक्त काटता है। असल में वह मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था। फ्रेजियर स्थिति को लंबा खींचने और बंधकों को सुरक्षित रखने के लिए खाने की पेशकश करता है। डॉल्टन मान जाता है और इस बार बर्गर की मांग करता है। पुलिस आखिरी चाल की तैयारी में जुट जाती है। उधर डकैत अपनी योजना के अहम हिस्से का काम पूरा कर रहे थे, स्टोरेज रूम में एक गड्ढा खोदना। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और डॉल्टन सब पर ऐसे नजर रखता है जैसे कि ऑर्केस्ट्रा का मास्टर अपने सुरों को साध रहा हो। बाहर पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं है कि बैंक के अंदर जमीन के नीचे क्या खेल खेला जा रहा है। जल्द ही खेल में नया खिलाड़ी आता है, मैडेलिन व्हाइट। वह डॉल्टन को आमने सामने मिलने के लिए मना ले। यह साहसिक कदम है, लेकिन वह पूरी आत्मविश्वास और शांति के साथ बैंक में प्रवेश करती है। डकैत उसे तलाशी के बाद डॉल्टन तक ले जाते हैं। वहां उनकी बातचीत बुद्धि और हिम्मत की एक तीखी जंग बन जाती है। मैडेलिन उसे डील ऑफर करती है, थोड़ी जेल की सजा और $2 मिलियन की गारंटी। बदले में उसे एक खास लॉकर का सामान देना होगा। डॉल्टन ठंडी मुस्कान के साथ सच्चाई उजागर करता है। उसे लॉकर में ऐसे कागजात हैं जो आर्थर केस के काले अतीत का पर्दाफाश करते हैं। केस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में नाजियों के साथ मिलकर यहूदी संपत्ति और खून खराबे से कमाई हुई डॉलर से अपने बैंकों को खड़ा किया था। यह सुनकर मैडेलिन की शांति थोड़ी हिल जाती है। डॉल्टन साफ कर देता है कि ये दस्तावेज सिर्फ सबूत नहीं, उसकी बीमा पॉलिसी है। अगर वह पकड़ा गया तो इन्हीं से केस और मैडेलिन को मजबूर किया जाएगा कि उसे जिंदा रखें। बैंक से बाहर निकलकर मैडेलिन फ्रेजर को बताती है कि डॉल्टन बहुत बुद्धिमान है और उसे लगता है कि वह हत्यारा नहीं है। फ्रेजर की शंका और गहरी हो जाती है कि इस डकैती के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है। अब वह तय करता है कि सामान्य तरीकों से यह मामला हल नहीं होगा। वह डॉल्टन से दोबारा बात करता है और कहता है कि प्लेन की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे अंदर जाकर बंधकों की हालात देखनी होगी। थोड़े तनाव के बाद डॉल्टन मान जाता है।
बैंक के अंदर फ्रेजर देखता है कि सभी बंधक एक जैसे कपड़े और मास्क पहने बैठे हैं और ज्यादातर ठीक ठाक ही लग रहे हैं। उसे एक बच्चा दिखता है जिसे वह छुड़ाने की गुजारिश करता है, मगर डॉल्टन मना कर देता है। बाहर निकलने से पहले फ्रेजर अचानक मुड़कर डॉल्टन पर हमला कर देता है। उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य डकैत बीच में आकर फ्रेजर पर गन तान देता है। डॉल्टन नाराज होकर फिर अपनी मांगे दोहराता है। कमांडर सेंटर में कैप्टन डेरिस अब धैर्य खो रहे हैं। तभी डॉल्टन पुलिस को आदेश देता है कि कैमरे एक खास खिड़की की ओर घुमा दिए जाए और सबके सामने वह एक बंदक को गोली मार देता है। माहौल और विस्फोटक हो जाता है और डेरिस फ्रेजर को केस से हटा देता है। पुलिस बैंक पर हमला करने की तैयारी करती है। फ्रेजर को तब पता चलता है कि डॉल्टन और उसकी टीम पुलिस की हर बात सुन रहे थे। उन्होंने वायरलेस ट्रांसमीटर लगाया हुआ था। वह डेरिस की चेतावनी देता है, लेकिन डेरिस अनसुना कर देता है और ऑपरेशन शुरू कर देता है। डॉल्टन तुरंत आखिरी चरण पर जाता है। बैंक में स्मोक बम फेंक दिए जाते हैं। धुएं से पूरा हॉल भर जाता है, जिसका सहारा लेकर पुलिस अंदर घुसती है। उसी अफरा तफरी में डकैत बंदूकों के साथ मिलकर बाहर निकल जाते हैं। हर एक को पुलिस पकड़ तो लेती है, मगर यह तय करना असंभव हो जाता है कि असली डकैत कौन है और बंधक कौन। यूनिट ने बैंक की हर जगह को बारीकी से खंगाला, वॉल्ट और स्टोरेज एरिया तक। मानो हैरानी की बात यह रही कि उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला, न कोई लुटेरा, न चोरी का सामान और न वह कथित मरा हुआ बंधक जिसे कैमरे पर गोली मारी गई थी। पुलिस को यह भी पता चलता है कि लुटेरों के पास हथियार असली नहीं बल्कि खतरनाक दिखने वाले खिलौने थे, यानी हत्या भी सिर्फ एक सोची समझी चाल थी। बाहर का माहौल अफरा तफरी से भरा हुआ था। कप्तान डेरेस थक हार कर केस को बंद घोषित कर देता है, लेकिन डिटेक्टिव फ्रेजर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसे यकीन था कि इस कहानी में और भी कुछ छुपा है। केस की समीक्षा करते हुए फ्रेजर को एक सुराग मिलता है, एक गुप्त सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स जो आर्थर केस से जुड़ा हुआ है। सुरागों को जोड़ते हुए उसे मेलानाइट व्हाइट और आर्थर केस की संदिग्ध भागीदारी पर शक गहरा जाता है। वह मेलाइन से मिलता है और उसके पास मौजूद सबूतों से उसे ब्लैकमेल कर जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। मेलाइन चालाकी से केवल रहस्यमय संकेत देती है और फ्रेजर को चेतावनी देती है कि वह इस केस को छोड़ दे, यही उसके लिए बेहतर होगा। इसी बीच मेलाइन आर्थर केस से मिलती है और उसे आश्वासन देती है कि फ्रेजर उसके लिए खतरा नहीं बनेगा, लेकिन यह भी बताती है कि डॉल्टन अब भी उन राजदार दस्तावेजों को अपने पास रखे हुए है। दबाव में आकर केस सच कबूल करता है। उस बॉक्स में सिर्फ हीरे और कागजात ही नहीं बल्कि एक कीमती कार्टियर रिंग भी है जो कभी एक यहूदी आदमी की थी। केस ने उस आदमी को नाजियों के हवाले कर दिया था और बदले में दौलत पाई थी। यह खुलासा उसकी गुनाहगारी की गहराई को उजागर करता है और यह भी कि डॉल्टन ने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया। डकैती के एक हफ्ते बाद डॉल्टन की असली चाल सामने आती है। दरअसल उसने बैंक के स्टोरेज रूम में एक नकली दीवार के पीछे छिपकर पूरे समय वही ठहराव किया था। जब पुलिस बैंक छान रही थी और बंधकों से पूछताछ कर रही थी, डॉल्टन उसी छुपे हुए ठिकाने में शांति से इंतजार करता रहा। लेकिन एक हफ्ते बाद दस्तावेजों, हीरो और उस रिंग के साथ वह साधारण कपड़ों में बैंक से बाहर निकल गया, भीड़ में ऐसे घुल मिलकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में जब फ्रेजर और उसकी टीम उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को कोर्ट ऑर्डर से खोलते हैं तो उनमें न ही हीरे होते हैं न दस्तावेज, सिर्फ एक च्युइंगम, कार्टियर रिंग और डॉल्टन का छोटा सा नोट मिलता है, फॉलो द रिंग। फ्रेजर को समझ आने लगता है कि यह डकैती सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक पुराने अपराध को बेनकाब करने के लिए और एक ताकतवर आदमी को न्याय के कटघरे तक लाने का एक तरीका थी। फ्रेजर उस रिंग के साथ आर्थर केस का सामना करता है। केस घबराया हुआ सच को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेजर का आत्मविश्वास और तीखे सवाल उसे तोड़ देते हैं। रिंग को मेज पर रखकर फ्रेजर बिना कुछ कहे सारी कहानी साफ कर देता है। फिल्म के अंतिम दृश्यों में फ्रेजर अपने अपार्टमेंट लौटता है। जैसे ही वह अपनी जैकेट उतारता है, उसकी जेब से एक छोटा सा हीरा गिरता है। ये डॉल्टन ने चोरी छिपे उसी समय उसकी जेब में डाल दिया था जब वे आमने सामने आए थे। यह हीरा किसी विदाई उपहार जैसा था, ये शायद एक चुनौती। फ्रेजर उसे देखते हुए हल्की मुस्कान देता है। ये दोनों के बीच एक अनकहा इशारा था, एक खेल जिसमें दोनों ने चालाकी, हिम्मत और दिमाग से एक दूसरे को परखा था। कैमरा फ्रेजर के चेहरे पर ठहर जाता है।
जहां संतोष, हैरानी और एक नई चुनौती का एहसास सब झलकता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और दर्शक सोच में पड़ जाते हैं। न्याय, ताकत और डॉल्टन रसेल के परफेक्ट क्राइम की असली परिभाषा है ये कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। ये फिल्म आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ।